बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, भारत की जानिब से आइनी और फौजी जारियत में जो कि दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, कशीदगी, इंतहा पसंदी जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ मोदी की इंतहा पसंदी में इजाफा देखने में आ रहा है और कशीदगी जो कि बढ़ाती जा रही है। और साथ साथ इसी सिलसिले की एक कड़ी जो कि आज आर्टिकल 370 का खात्मा करके नज़र में आई है और मकबूजा कश्मीर में इस आर्टिकल के हवाले से, इस आर्टिकल का जो कि खात्मा किया गया। महज इस आर्टिकल को अगर आसान अल्फाज में आपके सामने रखती चलूँ, समझाती चलूँ, तो ये बताऊं कि इस आर्टिकल के हवाले से महज इस आर्टिकल को ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन इसमें मौजूदा शिक को ज़रूर ख़त्म किया गया, उसकी कानूनी हैसियत को, यानी कि मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत को ख़त्म किया गया है। भारतीय जारियत जो कि अपना जोर पकड़ती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ, और इसकी एक और मिसाल आज इंतहा पसंद मोदी ने रकम कर दी है। इस हवाले से इस आर्टिकल को अगर डिस्क्राइब करती चलूँ थोड़ा सा, तो जो कानूनी हैसियत मकबूजा कश्मीर की ख़त्म की गई इस आर्टिकल के तहत, उसमें अब कोई भी भारतीय इस मकबूजा कश्मीर में प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर यानी कि कश्मीरियों के दिलों में जगह नहीं बना सकता, ना ही उनके रगों में दौड़ती जदोजहद आज़ादी को कंट्रोल कर सकता है और ना ही उस आज़ादी की आवाज़ को दबा सकता है। बल्कि महज क्या कर सकता है, सिर्फ जारियत जो कि हर गुजरते दिन के साथ भारत करता ही चला आया है। गुज़श्ता रोज़ भी देखने में आया कि वादी नीलम पर क्लस्टर बम से हमला किया गया शहरी आबादी पे, जबकि एक ममनू बम यानी कि जेनेवा कन्वेंशन के थ्रू जो कि ममनू है एक क्लस्टर बम जिसका इस्तेमाल किया गया। और इस हवाले से देखना यह है कि बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में इस कॉन्फ्लिक्ट को और इस तमाम सूरत हाल को किस नज़र से देखा जा रहा है। क्या अगर अब भी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल फोरम पर अगर दीगर ममालिक, इस्लामी ममालिक खामोश है, तो उनकी खामोशी की वजह तजाती मफादात अगर आड़े आ रहे हैं, तो अब पाकिस्तान क्या हिकमत अमली है, क्या स्ट्रैटेजी है जो कि अब प्लान कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान को अब रिएक्टिव नहीं होना है, पाकिस्तान को अब प्रोएक्टिव होना है। फौरी तौर पर इस सिलसिले में इक़दाम उठाने हैं, फौरी तौर पर हिकमत अमली तय करनी है, फौरी तौर पर एक स्ट्रैटेजी के तहत मैदान में आना है। इस सिलसिले में देखने में आ रहा है वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के भी कुछ इस हवाले से उनकी जानिब से मलेशियन हममनसब और दीगर ममालिक से टेलीफोनिक राबते हुए हैं, और साथ साथ को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी सिलसिले में कल तलब कर ली गई, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास तलब किया गया है। लेकिन अब प्रोएक्टिवली तौर पर इस तमाम इकदाम के ज़ेर असर क्या स्ट्रैटेजी है जो कि फ़ौरी तौर पर प्लान की जा सकती है, और क्या इकदाम हैं जो कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान अपनी जानिब से उठा सकता है? इस पर ज़्यादा तफसीलन बात करेंगे, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होगी। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग दस्तक। वेलकम बैक नाज़रीन। जो जिस तरीके से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि भारत की बढ़ती जारियत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी रोन डाला है, इस हवाले से बात करने के लिए इंतहाई अहम मौजूद जिस पर हमारे साथ मौजूद है सदाम मसूद खान साहब, सदर आज़ाद कश्मीर है। बहुत शुक्रिया सदाम मसूद खान साहब वक्त देने के लिए। इंतहाई अहम मौजूद जिस पर आपकी राय जाना इंतहाई ज़रूरी था। मसूद खान साहब फरमाइएगा, कश्मीरियों के मिजाज से आप बखूबी वाकिफ़ हैं और उनकी रगों में दौड़ती जदोजहद आज़ादी की उन आवाज़ों से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। क्या समझते हैं ये जो इंतहा पसंदी की भारत से उम्मीद थी, या फिर एक इंतहा पसंदी की दौड़ में उस आग में भारत इतना आगे निकल आया है कि आज ये इक़दाम भारत की जानिब से उठाया गया है? मसूद खान साहब, भारत ने करना ही था, उसने ये फैसला कर लिया था पहले से, और उसने ये पैगाम दे दिया था इंतखाबी मुहिम के दौरान। उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर वो दोबारा मुंतखब हो गई तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को मनसूख कर देगी, और उसने वही कर दिखाया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक पे इस वजह से आया कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने साजिश पेश की जी, और हिंदुस्तान में बौखलाहट हुई, नरेंद्र मोदी के ऊपर तनकीद हुई, तो उन्होंने ये इंतहा पसंदाना कदम उठाया है। लेकिन इस वक्त जो है कोई फौरी मसाइल ये हैं कि हिंदुस्तान जो है वो पूरा इनकी कश्मीरियों की नाकाबंदी करके उनके वतन में उनको कैद करके महसूस करके
इतनी भारी नफरी फौज की उन्होंने मुतय्यन की हुई है और उनको मारने वाले हैं, उनका कत्लेआम करने वाले हैं, तो ये कत्लेआम, ये जेनोसाइड रोकना बेहद जरूरी है। जी। दूसरी बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इस बार जो है हमारे शहरियों को मार रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, क्लस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किया है, और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी जारहियत की है, अभी भी जो है फौजी तैयारियां कर रहे हैं, और ये खारिज अज़ इम्कान नहीं कि वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमलावर हो। तो इसलिए इस वक्त जो है ये वक्त सरकारी का जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू कर दी है कि आप जो भी दुनिया भर में आपके दोस्त हैं उनसे राब्ता करें और उन्हें कहें कि वो हिंदुस्तान को इस किस्म के इक़दामात से, ये जंगी इक़दामात से बाज रखे और खासतौर से कश्मीर को कत्ले आम का मंसूबा से मुलतवी करे या उसे खत्म करे। जी। अच्छा, और दूसरा ये कि इस सिलसिले में चूंकि कश्मीर में, मखूजा कश्मीर में और पूरे जनूबी एशिया में एक तशवीशनाक सूरत हाल है, तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो जंग के इन शोरों को न भड़कने दें, क्योंकि अगर जंग छिड़ गई तो वो सिर्फ इस खत्ते के लिए, सारी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक होगी। डेफिनेटली। मसूद खान साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, चूंकि दो इंतहाई अहम निकात जो कि आपने डिस्कस किए, इस पर जरा तफसीली आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त चूंकि रिटायर्ड ब्रिगेडियर नादर मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है दिफाई तज़किया। शुक्रिया नादर मीर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, इसराइल की डगर पर चल रहा है लगता है भारत कम्प्लीटली। भारत तो जो दुश्मनी करनी है, नुकसान करना है, जो वो तो कर रहे हैं। क्वेश्चन इज पाकिस्तान ने क्या करना है। जी। हमारी पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट 3 साल पहले स्टार्ट हुई, तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा सेमिनार था कश्मीर पे, वो मैं अटेंड करके आया, उधर भी मैंने यही की। वी नीड टू क्लैरिफाई और अपडेट योर नेशनल पॉलिसी, योर कश्मीर पॉलिसी, योर इंडिया पॉलिसी। जितनी चीजें हमने करनी है वो स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स बाद में फ्लो होंगे ना, पहले पॉलिसी तो क्लियर करें, पॉलिसी क्या है। जी। इस वक्त हमने ये कहा है, पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट कहती है हमारी, कश्मीर इज पाकिस्तान, आप ओनरशिप ले कश्मीर। और उसका मतलब है सेल्फ डिटर्मिनेशन लोगों की, उसी वजह से कह रहे हैं ना। और दूसरा, इंडिया इज द एनिमी। ये दो बुनियादी बातें हैं। प्रॉब्लम ये रहा है 20 सालों से, जिसमें पॉलिटिकल एलीट भी एंड डिक्टेटर्स भी, कि ये अपीजमेंट ऑफ इंडिया को खुश करने की पॉलिसी 20 साल से चला रहे थे। बिल्कुल। आप उसकी एक बहुत सी वजूहत थी, उसमें से एक वजह अफगानिस्तान की जंग भी थी। पाकिस्तान वाज सैंडविच बिटवीन होस्टाइल इंडिया इज द ईस्ट एंड अमेरिकन नेटो ऑक्युपाइड एंड वॉर वेजिंग अफगानिस्तान इन द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, सो देयर इज अ बिग जियो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल चेंज इज कमिंग अबाउट। इसका पाकिस्तान को क्या डिविडेंड है? पाकिस्तान को कोई डिविडेंड नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल लीड में हिम्मत ही नहीं है बात करने की। ना मुशर्रफ के जमाने में करता था कोई, ना आज कोई करता है। इस वक्त पाकिस्तान ने दो बातें करनी है कि नंबर 1, वो एब्रोगेट करते हैं आर्टिकल 370, 35A और सब कुछ, उसको क्लेम करते हैं इंडिया का हिस्सा। वी हैव टू क्लेम इट एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। रेफरेंडम तो हो चुका है, कश्मीरी से पाकिस्तान का झंडा उठाया है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, 8 साल के बच्चे शहीद हो रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप कश्मीरियों से? कितना खून दें? विमेन लेकिन नादर मीर साहब ये फरमाइएगा कि जो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो दीगर ममालिक को भी इस सिलसिले में मुतहरिक करना बड़ा जरूरी है। इंटरनेशनल फोरम पर फौरी तौर पर ये मसला उठाना जरूरी है। लेकिन नादर मीर साहब, मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि वो तिजारती मफादात आड़े आ सकते हैं इस सिलसिले में? क्या ये प्रोसेस और ये चैलेंज इतना ही आसान है पाकिस्तान के लिए, जिस कंडीशन में हम स्टैंड कर रहे हैं? आप मेरी बात सुने। बात यह है कि ये पाकिस्तान की नेशनल डेस्टिनी और फ्यूचर का सवाल है, कश्मीर का और पाकिस्तान का। इसके ऊपर दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है। पहले तो वैसे ही सॉल्व होना चाहिए था, 70 सालों से सॉल्व नहीं है। अब जब उन्होंने ये एब्रोगेट किया 370 एंड 335A, दे आर जेनोसाइड तो पहले भी चल रहा था, कत्लेआम तो हर रोज 5-7 बच्चों को शहीद कर देती है। लेकिन अब तो वो ये कह रहे हैं कि व्हाट आई एम सेइंग इज दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ वॉर, लिमिटेड वॉर इन कश्मीर on Pakistan's border and carry out genocide, Israeli fashion or whatever fashion in occupied Jammu and Kashmir. जी। तो आपने क्या करना है? आप पहले क्लेम तो करें, आप बोले नहीं जी ये पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीरियों ने पाकिस्तान का झंडा उठाया है। वो स्ट्रगल किसके लिए कर रहे हैं? वो आजादी के लिए कर रहे हैं ना, और किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर इफ दे आर नॉट स्ट्रगलिंग तो देयर इज नो नीड ऑफ 800,000, इस वक्त 8 लाख के करीब होने वाली है फौज। तो अगर 8 लाख इंडिया की आर्मी हो रही है, तो किस वजह से छोटे से इलाके में थोड़े से लोगों पर किसकी हो रही है? बिकॉज द पीपल
want आजादी from India. तो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी अनाउंस करनी है, स्टेटेड पॉलिसी, जो इनकी हिम्मत नहीं हमारी पॉलिटिकल लीड में अनाउंस करने की. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. हमारी 3 मेजर पार्टीज आर द कल्प्रिट्स, and I say it as chairman Pakistan National Reform Movement. Time has come, we have to declare India the enemy, Kashmir as Pakistan. उसके बाद UN में भी जाएं, सारी दुनिया के वर्ल्ड कैपिटल्स में जाएं, ग्लोबलाइज करें, सोशल मीडिया यूज करें, साइबर स्पेस यूज करें. वो तो सारे उसके तरीके हैं ना, वो तो देखिए स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजम्स है, टैक्टिक्स है, ऑपरेशनल लेवल्स है. और भाई बेसिक चीज तो आप आते ही नहीं है. बुनियादी बात है, पहले से पॉलिसी क्लियर करें. आपको पॉलिसी क्लियर करनी है. आप भूल जाए जिस फ्रेंडशिप, दिस अदर स्टोरी नॉनसेंस विद इंडिया, वो तो आपसे जंग कर रहे हैं, क्लस्टर बम आपके शहरों में इस्तेमाल कर रहे हैं. उसके बाद भी नादिर मीर साहब मेरा यही सवाल था आपकी जानिब, जिस तरीके से आपने फरमाया अभी कि जंग का बाकायदा ऐलान कर चुका है भारत, और ये ऐलान सिर्फ अभी नहीं, आप मोदी के इलेक्शन कैंपेन से लेकर अगर बात कर लें अब तक की, तो ये ऐलान 12 रिपीट होते रहे हैं. लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पर वजीर आजम इमरान खान की भी स्पीच कोट करूंगी, जो कि 28 नवंबर 2018 को जब उन्होंने बात की थी और उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया. ना सिर्फ ये बल्कि अब तक रिसेंटली पुलवामा वाक़े को आप नरेट करें, बालाकोट, अब तक हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे. तो आपको लगता है कि उस वक्त भी पाकिस्तान उस स्ट्रैटेजी पर, जिस स्ट्रैटेजी पर गामजन था, उसे रिवाइज करना चाहिए था, उसे रिलोकेट करना चाहिए था उस वक्त? मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जिस PNR मूवमेंट, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट लॉन्च 3 years ago, हमने तो 3 साल पहले कहा था, 2016 में, जुलाई 2016 में, इंडिया इज द एनिमी. मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप तो 18 की बात कर रही है ना, मैं तो 2016 की बात कर रहा हूँ. देखिए, ये नहीं है कि हमें कोई फैनेटिसिज्म है या हमें कोई नफरत है किसी से. नो, दिस इज इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान टू डिक्लेयर इंडिया द एनिमी, नंबर 1. एंड सेकेंडली, दिस पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट अभी ये पहले से आ रही थी. उसके रीजन बहुत से थे, छोड़ दे उसके, वो तो पूरी डिस्कशन है सेपरेट ना. अब जो आज के दिन बेस्ड सिचुएशन आ गई है, हम इससे बात करते हैं, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स, लाइक नेशनल पॉलिटिक्स इज वेरी डायनामिक. आप इंडिया को दुश्मन डिक्लेयर करें, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर करें. उन्होंने तो झंडा उठा लिया. ये जो शहीद हो रहे हैं किसके लिए हो रहे हैं? अगर उन्हें आजादी नहीं चाहिए तो शहीद किस लिए हो रहे हैं? जुल्म किस लिए हो रहा है वहां पर? 8 लाख लॉजिक है ना. इंडिया ने 8 लाख फौज रखी है, तो वो रेजिस्ट कर रहा है तो अच्छी है ना, वरना तो जरूरत नहीं फौज की. बिल्कुल नादिर मीर साहब साथ ही मौजूद रहेगा, चूंकि इस वक्त सदाम मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे. इंतहाई अहम बात, चूंकि उन्होंने इससे पहले भी गुफ्तगू में फरमाए थे. मसूद साहब बताइएगा, जिस तरीके से आर्टिकल के तहत बताया ये भी जा रहा है, ओवरऑल इस आर्टिकल का जो लुबिलबाब है वो ये है कि वहां पर भी अपनी प्रॉपर्टी भारतीय शहरी ले सकता है. तो इस तमाम तर कॉन्टेक्स्ट में बेशक अगर भारतीय शहरी वहां पर अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है, दिल में जगह नहीं बना सकता, लेकिन चूंकि कश्मीरियों के मिजाज को आप जानते हैं, क्या आपको लगता है किस किस्म की मजीद रेजिस्टेंस है जो कि फेस करनी पड़ सकती है कश्मीरियों को? ठीक है, सदाम मसूद साहब से भी हम राबता दोबारा अपना बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार एक बार फिर जो है वो मीर साहब ने भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं. नादिर मीर साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब भी लेकर आना चाहूंगी. इस आर्टिकल के नफाज के तहत आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल वहां पर किस किस्म के रेजिस्टेंस का सामना मजीद फेस करना पड़ सकता है? क्या स्ट्रक्चरली आप देखते हैं कि किस जानिब हम आगे जाता हुआ देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर को? जी नादिर मीर साहब. ठीक है, नादिर मीर साहब से भी एक बार फिर राबता अपनी बहाल करने की कोशिश करेंगे. बहरहाल इंतहाई अहम मामला जिसके हवाले से गुफ्तगू जारी थी, और सदाम मसूद खान साहब भी हमारे साथ सदा आज़ाद कश्मीर मौजूद थे, और इस हवाले से यही कहना था कि भारतीय जारियत जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और फ़ौरन से इस तरह के इकदाम प्रोएक्टिव अब होना पाकिस्तान का बड़ा ज़रूरी है. इस सिलसिले में फौरी तौर पर ऐसे इकदाम को उठाना चाहिए, और मुस्लिम ममालिक के साथ फौरी तौर पर अपने राबते, बल्कि उन्हें भी मुतहरिक करने की ज़रूरत है. इस अहम मुद्दे पर, अहम मौजू पर, मसला कश्मीर का हल निकालना बड़ा ज़रूरी है. साथ साथ चूंकि नादिर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और अपने तजज़िये से आगे कर रहे थे, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट अगर मैं ये बताती चलूँ आप लोगों को कि इस वक्त नाउ दिस इज़ द टाइम कि पाकिस्तान को मज़ीद प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, अपने राबते बहाल करने की ज़रूरत है, मुतहरिक होने की ज़रूरत है, और इस इशू को जितना जल्दी हो सके इंटरनेशनल फोरम पर भी उठाने की, इंटरनेशनल फोरम पर भी ले जाने की इंतहाई अहम ज़रूरत है. आर्टिकल 370 जिसके हवाले से बताया थोड़े से ये जा रहा है कि डेफिनेटली वहाँ मकबूजा कश्मीर में उनके कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला गया है इस आर्टिकल 370 के तहत. थोड़ा सा मैं बताती चलूँ इस आर्टिकल 370 का लुबिलबाब क्या है. तो दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी से मकबूजा कश्मीर की आबादियती, जोग्राफियाई और मजहबी सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी, क्योंकि ये तीन वो आंसर्स, ये तीन वो फैक्टर्स हैं
जिन पे आर्टिकल 373 की शिक का खात्मा इंतहाई अहम और अपने असरात मुरतब करता चलेगा। इस हवाले से आर्टिकल 373 ख़त्म होने से फ़लस्तीनियों की तरह कश्मीरियों के भी हम वतन होने के ख़तरात मंडलाने लगे हैं। ना सिर्फ ये ख़तरात बल्कि इस हवाले से अगर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट का जायज़ा लिया जाए, जो ख़तरात पहले से मौजूद थे, अंदेशा जो कि ज़ाहिर किया जा रहा था मकबूजा कश्मीर में बढ़ती जारियत का, वो भी उसका भी मुज़ाहरा जो कि मुसलसल भारत की जानिब से देखने में आ रहा है, उसी की एक कड़ी है जो कि एक इस हवाले से और इस आर्टिकल 370 के खात्मे के हवाले से जो कि नज़र आई है। और बेसिकली उनकी ज़मीन व वसाइल और रोज़गार पर काबिज़ हो जाएंगे, यानी कि वहाँ का हर कश्मीरी जो कि रोज़ ही अपनी जद्दोजहद आज़ादी की आवाज़ उठाता है, जो कि रोज़ अपने हकूक़ की आवाज़ उठाता है, उस पर मज़ीद जो है वो जारियत अपनी डालने के लिए, मज़ीद जारियत का मुज़ाहरा करने के लिए, उनके रोज़गार यानी कि उनकी अपॉर्चुनिटीज़, ना सिर्फ उनके वसाइल, अगर ओवरऑल बात की जाए जो कि कर्फ्यू चूँकि नाफिज किया गया है, वसाइल से तो महदूद किया हुआ है कश्मीरियों को, लेकिन मज़ीद उस पर काबिज़ होने की, मज़ीद उस पर काबिज़ रहने की कोशिश जो कि है ज़ोर पकड़ती जा रही है। इस सिलसिले में देखना यह है कि अब पाकिस्तान को मज़ीद कितना प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, ये मामला जो कि इंटरनेशनल फोरम तक उठाने की कितनी ज़रूरत है, और अब जो कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इस पर फौरी तौर पर एक्शन ले। और देखने में ये आ रहा है कि न सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक पेज पर हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस आर्टिकल 370 की शिक के खात्मे की भरपूर तौर पर मजम्मत की जाती है उनकी जानिब से भी, जबकि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी इस हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाती हैं तो वो भी इस इकदाम की, भारत के इस जारहाना इकदाम की भरपूर तौर पर मजम्मत करती है। अली अमीन गंडापुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी सवाल से इंतहाई अहम मौजू है बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा, भारतीय जारियत का मुंह बोलता सबूत है का ये इकदाम, क्या कहेंगे, कैसे इस हवाले से हम समझते हैं हुकूमत अगर इस सिलसिले में पहले क्या इकदाम उठा सकती थी, मज़ीद प्रोएक्टिवली तौर पर हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए जिस सिलसिले में ये इकदाम किए गए हैं और जारहाना पॉलिसीज़ को भारत की एक शटअप कॉल दी जा सकती है। जी अली अमीन गंडापुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि ये जो भारत आज से नहीं बल्कि 7 दहाइयों से जो वायलेशन कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की, और आज एजेंडा को तब्दील करने के लिए फिर उन्होंने एक खिलाफ वर्जी की है, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। साथ साथ अब भारत जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है मोदी, और उसको ये लग रहा है क्योंकि पहली दफा तकरीबन 8 महीने पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो है वो रिपोर्ट दी है कि भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से कश्मीर की जो तहरीक है इस वक्त, जो कि 7 भाइयों से जंग लड़ रहे हैं वो अपनी आज़ादी की, वो इंशाल्लाह इस वक्त किसी तरह इख्तियार कर चुकी है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो जिस तरीके से सफारती तौर पर हम लोग माशाल्लाह काफी कामयाबियां हमें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में भारत को ये खौफ है कि हम कामयाब हो जाएंगे कश्मीर का इशू इंटरनेशनली रेज करने में और कश्मीर के लोगों को अपना हक दिलाने में। तो ये हरकत भारत ने की है, इंशाल्लाह हम इसको कंडेम करते हैं। तो यानी अली अमीन गंडापुर साहब, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सफारती महाज पर हमें कुछ दीगर मुस्लिम ममालिक से इतना ताउन मिलेगा इस अहम मामले पर, क्योंकि तजारती मफादात भी सामने रखते हुए और जो मौजूदा मईशत की कंडीशन है पाकिस्तान की, क्या ये आड़े नहीं आ सकते अली अमीन गंडापुर साहब? देखिए जी, सफारती तौर पर जिस तरह के हमारे प्रेसिडेंट साहब ने रब्ते शुरू कर दिए हैं मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह के साथ, और इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव वहाँ से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। साथ साथ जितने भी ममालिक ने वोट दिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के हक के लिए, उन सबसे भी रवाबित हो रहे हैं, मज़ीद रवाबित होंगे। अगला जो इजलास आ रहा है उससे पहले जो है इंशाल्लाह उन तमाम ममालिक से ये दरख्वास्त की जाएगी कि वो एक दफ़ा वहाँ पे क्वेश्चन करें इस चीज़ के बारे में कि ये जो करारदाद मंजूर हुई थी, पास हुई थी, तो उसके बाद तक अमल क्यों नहीं हो रहा और भारत जो है हमदर्दी से अभी तक बरबरियत क्यों कर रहा है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वहाँ करीब है कि अब कश्मीर जो है जो कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर के लोगों ने, इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह उनको अपना ये आज़ादी का हक मिलेगा और उनकी कुर्बानियाँ इंशाल्लाह रंग लाएंगी। ठीक है, तो अली अमीन गंडापुर साहब, आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए बारहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो कशीदगी आज के इस इक़दाम की निस्बतन हमारे सामने आई है, आपको लगता है कि इससे पहले अगर दोस्ती का हाथ ही बढ़ाने का आज ये नतीजा है? देखिए जी, हमने तो हमेशा से अमन की बात की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के
امن کے بارے میں اور امن کی جو پاکستانی قربانیاں ہیں، دہشت گردی اور پاکستانی قربانیاں کو پوری دنیا ٹھیک ہے علی امین گنڈاپور صاحب، قطع کلامی کی معذرت، چونکہ اس وقت آپ میری بات سن لیں اگر آپ کو پوری. ٹھیک ہے، سید نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انڈین جرنلسٹ ہیں. قطع کلامی کی معذرت. علی امین گنڈاپور صاحب، آپ نے انتہائی اہم موضوع پر چونکہ بات ہو رہی ہے، آپ سے دوبارہ بھی سوال سے بات کریں گے، لیکن اس وقت پروگرام میں انہیں بھی ویلکم کریں گے سید نقوی صاحب کو، اور ان سے بھی ذرا بتائیے گا اوور آل اس کانٹیکسٹ میں آج بھی اپوزیشن اگر بات کر لی جائے، پاکستان کی حکومت ایک پیج پر ہے اس مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے. پاکستان نے تو بارہا بھارت کی طرف یہ اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے، لیکن لگتا ہے کہ بھارت کا انٹینشن کچھ الگ کیوں ہے؟ اور جب آج یہ بل کے حوالے سے بھی بل بھی جب پیش کیا گیا دستخط کے دوران، تو اپوزیشن نے بھی، یعنی کہ بھارت کے اندر بھی آوازیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، صحافی اگینسٹ ہو رہے ہیں اس آرٹیکل کے. آپ نے جس صحافی کو پڑھا ہو اس کا آرٹیکل مجھے بھیج دیجیے گا، کیونکہ میں نے تو نہیں پڑھا ابھی تک. لیکن یہ ہے کہ یہاں سب لوگ اپوزیشن نے ریزسٹ نہیں کیا کیا سر؟ بتائیے گا وہاں پر ماحول کو کیا آپ مجھ سے بہتر وٹنس نہیں کرتے؟ جی اپوزیشن ہے کہاں؟ اپوزیشن تو ابھی 2019 کے مئی میں جو الیکشن کے نتیجہ ہے اس میں اپوزیشن تو نیست و نابود ہو گئی. اپوزیشن کہاں؟ کچھ ساؤتھ میں تامل ناڈو میں ہے، کچھ تھوڑی بہت بنگال میں ہے، کچھ ادھر مارجنل پیریفرل ایریاز میں ہے، وہ بہت مضبوط ہے. لیکن وہ اس مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے. اب تامل ناڈو والا کشمیر کے مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. صحیح. تو یہ جو سر اٹوٹ انگ ہے کشمیر، آپ کو لگتا ہے کہ اس اقدام کے تھرو جو کشمیر جس کی کھلم مخالفت کر رہا ہے، اٹوٹ انگ کا ایک مثال دے رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو پچھلے 70 سال سے یہی کہہ رہے ہیں. پچھلے 70 سال سے یہ ایک سٹیٹس کو کی تلوار کشمیریوں کے سر کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، اور اس میں کچھ نیتا، کچھ لیڈران ملت، جن کو کبھی ہیلی کاپٹرز مل جاتے تھے اس میں وہ سیر کرتے تھے، کچھ کو گولف کورسز مل جاتے تھے اس میں وہ آرام سے رہتے تھے. آپ کو اگر عیاشیاں دیکھنی ہے تو آپ میرے ساتھ کبھی سری نگر چلیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 2 مختلف سری نگر ہیں. تو یہ لیڈر لوگ تھے، اور یہ 70 سال سے یہی کھیل ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آج ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ اب وہاں کیا ہوگا، کیونکہ بالکل کوئی بھی ربط نہیں ہے. یہ انٹرنیٹ کٹ کر دیا گیا ہے، ٹیلی فون کٹ کر دیے گئے ہیں، کوئی رابطہ بالکل وہاں کے لوگوں کو، ان کو خبر بھی ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں معلوم. ارے آپ لوگوں کو نہیں خبر تھی جب یہاں یہ سب ہو گیا تو کشمیر میں اتنی آپ کی انٹیلیجنس ہے، کسی کو اگر خبر تھی تو اس کا کوئی اندازہ کہیں دکھائی نہیں دیا. لیکن نتائج تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا، ایکسپٹ کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں سید نقوی صاحب. کیا آپ کی بات کا لبے لباب نتائج بتا رہے ہیں سر، کہ مقبوضہ کشمیر اس آرٹیکل 370 کے شق کے خاتمے کے مطمئن نہیں ہے. ظاہر ہے اس کے نتائج جو کہ ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں سید نقوی صاحب. اس سے ہماری آپ کی اور کشمیریوں کی زندگی پہ کیا فرق پڑا؟ 7 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہی اسٹیٹس کو کی تلوار ان کی گردنوں پہ تھی. اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کا اندازہ مشکل ہے. یہاں پہ ایک ہندو راشٹر بنانے کا بہت بڑا منصوبہ ہے کہ بھائی ہندو راشٹر ہو، اس میں یہ بالکل ایک مختلف قسم کا اسٹیٹ کیسے ہے اس کو اس دائرے کے اندر لایا جائے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پچھلی جتنے بھی سرکاریں تھیں آج یہ کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں. 1953-54 جب شیخ عبداللہ کو جیل ہوئی تب ایک بہت بڑا وہاں پہ موومنٹ کھڑا ہوا. 1987 میں جبکہ بالکل ہی بے ایمانی کا الیکشن کروایا یہاں کی سرکار نے، اس کے بعد ایک موومنٹ بڑا کھڑا ہوا. اس کے بعد 2-3 اور بھی مواقع آئے ہیں
لیکن اب کیا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے. اور آپ کی طرف سے تو کوئی ریاکشن تو ملا نہیں. میم یہ ہے کہ جو آپ کے فارن منسٹر تھے وہ شاید حج کر رہے تھے, وہاں انہوں نے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم ڈپلومیٹک کوششیں جاری رکھیں گے. تو یہ تو بہت ہی سر دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا, کوشش کی گئی دوستی سے معاملات کو حل کرنے کی, لیکن مزاج سے شاید مودی صاحب کے آپ بھی بخوبی واقف ہیں. میں کیا آپ کے سامنے اس بات کو ایکسپلین کروں سر؟ نہیں, دوستی کا ہاتھ جو بڑھایا تھا تو اس کو تو کسی نے نہیں اٹکایا ہے. یہ ہے کہ بھائی کشمیر کا معاملہ اب سے کچھ دن پہلے جب آپ کے یہاں جنرل مشرف تھے, اٹل بہاری واجپئی تھے, اس کے بعد یہاں پرائم منسٹر منموہن سنگھ آئے, ایک کسی طرح کا ایک فارمولا یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول جو ہے یعنی بارڈرز کو بدلا نہ جائے اور آنا جانا شروع ہو جائے. پھر سوال یہ اٹھا کہ بھائی کشمیر کے پاس کیا ہے بیچنے کے لیے اور ان کے پاس کیا ہے, لہذا اگر اس کو ذرا بڑے پیمانے پہ کیا جائے کہ تاکہ بزنسز دونوں طرف سے بڑھیں, تو اب لیکن یہ ہے کہ نہیں ہے, یہ ہم قیاس کر رہے ہیں, ہم کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کانفیڈنس میں نہیں لیے گئے ہیں. یہ جو اسٹیپ اقدام لیے گئے ہیں یہاں پہ اس کے بارے میں لوگ بہت جلدی آگے بڑھ کے بولنے لگتے ہیں, ایسا کہ جیسے ان کو پرائم منسٹر نے کانفیڈنس میں لے کے بتایا ہے. یہاں پہ اس شہر نگارہ میں کوئی نہیں تھا جس کو ذرا سا بھی اندازہ ہو. اچھا, اور ماشاءاللہ پچھلے 5-6 نقوی صاحب چونکہ اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. نادر میر صاحب, آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کیا فرمان ہے بات ہی جرنلسٹ کا, اٹ سیلف اگر بھارت کی جانب سے بھی انسائٹ وہاں پہ بھی جو ہے وہ آوازیں سنائی دیتی رہی ہے اس کے حوالے سے, اس شک کی مخالفت کے حوالے سے, اور جس طریقے سے سید نقوی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ اٹ سیلف وہ ڈیسیجن ہے جو کہ ایک نتائج اس کے ڈیفینیٹلی بڑے گمگیر ہو سکتے ہیں. وہ جو آوازیں جدوجہد کی آزادی کی سنائی دے رہی ہیں, اس حوالے سے بھی یہ چیزیں ورسٹ کنڈیشن ہے جو کہ مزید آگے جا کر سامنے آ سکتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سید نقوی صاحب, ایک بار پھر ان کی جانب بڑھوں گے. سید نقوی صاحب, جس طریقے سے اوورآل اس کانٹیکس میں بھی آپ بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا اگر اس حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے تو انٹرنیشنل فورم پر بھی اس ڈیفینیٹلی پاکستان کی جب کلبھوشن یادو کا کیس لے کر گیا تھا, نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ٹھیک ہے نادر میر صاحب. جی نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادر میر صاحب, ایک بات آپ سمجھ لیں, ایک زمانے میں ایک چیز ہوا کرتی تھی, اس کو ہم کہتے تھے انٹرنیشنل آرڈر. وہ انٹرنیشنل آرڈر 1990 کے بعد نہیں ہے. اس وقت ایک دنیا میں کیوس ہے, سب اپنے اپنے مسئلوں میں لگے ہوئے, جو کہیں جا کے جو چوری کر لے اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. یہ اس وقت نظام جو ہے وہ درہم برہم ہے دنیا کا. ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ میں بیچ میں آ جاؤں گا تو کل بھی وہ یہی کہیں گے, کسی کو یقین نہیں ہے. یہ کہ چائنا سے پاکستان کی بہت اچھی دوستی ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ابھی اکتوبر کے مہینے میں وارانسی میں اب مودی کی اور ان کی سمٹ ہو رہی ہے. تو اس وقت ایک عجیب موومنٹ میں ہے, فلکس میں ہے دنیا, اور انٹرنیشنل آرڈر اس کے بیچ میں. اچھا, یہ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی عادت پڑ گئی ہے کہ ان کے پیچھے ایک کوئی بڑا رہے, وہ بڑا اور بڑے کھیلوں میں بھی اس وقت مبتلا ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ کوئی بہت آ کے امداد کرے گا, ایک تو ایسا مجھے مسئلہ دکھائی نہیں دیا جس میں کیا امداد کرے گا کوئی, سوائے اس کے کہ انہوں نے آواز یہ لگائی کہ صاحب اس کو انٹرنیشنلائز کر دیں گے. اما ہم سے انہوں نے تو یہ کہا, ٹرمپ صاحب نے, کہ مودی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ آ کے بیچ میں میڈیٹ کریے. اب بتائیے, مودی صاحب نے کہا بھائی ایسی تو کوئی, یہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں. اب اللہ جانے سچ کیا ہے, کیونکہ ٹرمپ صاحب اکثر ایک بات کہتے ہیں اور اس کے بعد دوسری دفعہ مکر جاتے ہیں.
उनके यहाँ खुद एक बहरान है। अब वहाँ एक वॉलमार्ट में 20 लोगों को गोली मार दी गई, डेटन में 9 को। ठीक है सैयद नकवी साहब, इसी बात से ईरान का मामला है, इसी बात से कंटिन्यू करेंगे। मैं आना चाह रही हूँ उस मामले पे भी आना चाह रही हूँ सैयद नकवी साहब, उस मामले पे भी आना चाह रही हूँ, उस पर कंटिन्यू करेंगे यहीं से। लेकिन प्रोग्राम में आज शामिल एक ब्रेक। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग दस्तक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो जिस तरीके से ब्रेक से पहले बात हो रही थी, आर्टिकल 370 की शिकस्त जो कि खात्मा किया गया है, उसके नताइज जो कि यकीनी तौर पर बड़े संगीन और संजीदा नताइज जो कि हम आगे देख रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के ओवरऑल स्ट्रक्चर के हवाले से भी अगर बात की जाए, वहाँ के जियोग्राफी के हवाले से भी अगर बात की जाए, तो ये वो आर्टिकल की शिक है जिसके खात्मा इस तमाम तर फैक्टर्स पर बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंतहाई अपने जो है वो मनफी असरात मुरतब करेगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो हमारे साथ एक बार फिर लाइन पर मौजूद है, उनसे इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब, जिस तरीके से इससे पहले भी आप गुफ्तगू फरमा रहे थे और ये जो 10,000 फौजी की तैनाती का अमल, इस इकदाम के हवाले से अगर बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि भारत की जानब से ये इकदाम बड़े इंस्टेंट है या फिर इसकी प्लानिंग, चूंकि प्री प्लानिंग भारत करता हुआ आया है, जिसके नतीजे में तमाम तरह इकदाम देखने में आ रहे हैं? देखिए जी, पहले तो ये बात समझनी है कि इस वक्त ऑलरेडी जो है मकबूजा कश्मीर जो है वो सबसे ज्यादा जो है इस वक्त जोन एक जो बना हुआ है, जिसमें ऑलरेडी तकरीबन इन्होंने 7 लाख फौज ऑलरेडी इन्होंने पहले से भी इंडक्ट की हुई है। अब मजीद भी 10,000 कह रहे हैं, लेकिन तकरीबन रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 फौजी जो है मजीद भेजा गया है। दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि आर्टिकल जो 370 और 35A है, ये भी बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है, ये भी उनकी खिलाफवर्जी के तहत ही बाद में बनाया गया है। अब इसमें क्या ठीक था क्या ठीक नहीं था वो एक लंबी डिबेट है, लेकिन वो भी वायलेशन ही थी बेसिकली जो करारदाद है उनकी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। यहाँ पे 2 बातें समझने वाली। पहली बात यह है कि जो मोदी सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि इंडिया में अकलियत के लिए कोई जगह नहीं जी, जो पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट की हुई है। दूसरी बात यह है, और बीजेपी अपने इसी मंशूर के साथ आया था ना अली अमीन गंडापुर साहब, चाहे इनके इलेक्शन कैंपेन के बारे में बात की जाए उनके बाद भी। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब, चूंकि आप इस हवाले से जिक्र कर चुके हैं, सवाल मेरा आपसे यह है कि वजीर आज़म इमरान खान ने भी इस हवाले से कहा था कि जब मोदी विल विल द इलेक्शन, तो मसला कश्मीर पर कुछ पॉजिटिव आंसर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वजीर आज़म का ये बयान पर किस कॉन्टेक्स्ट में था जब हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे मोदी की ये रवैया? मसला कश्मीर एक बहुत ही पुराना और गंभीर मसला है और इसको हल करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ही इसको हल कर सकती है, जिसके पास अवाम की स्ट्रेंथ हो, और मोदी के पास इस वक्त अवाम की स्ट्रेंथ मौजूद है। अगर मोदी अपनी पॉलिसी चेंज कर लेता है और उसके लिए हम डिप्लोमेसी करके प्रेशर डाल के हम उसके प्रेशर डाल के उसकी पॉलिसी चेंज करवाएंगे, तो मोदी की गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, मसला कश्मीर हल हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो ये है कि साउथ एशिया में अमन की बात हो रही है कि अमन कायम हो यहाँ पर, और ऐसे हालात में जब अमन की बात हो रही है और आगे से जो मोदी ने ये इकदाम कर दिया है, तो इससे साबित होता है कि बेसिकली साउथ एशिया के अमन में दहशतगर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे अमन में जो सबसे ज्यादा किरदार अदा कर रहा है वो इंडिया ही कर रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात का इंशाल्लाह कि अब जो हमारी डिप्लोमेसी हो रही है इंशाल्लाह ह्यूमन राइट्स के बुनियाद के ऊपर और जो हरदर्मी से जो वायलेशन कर रहा है इंडिया, इंशाल्लाह ये मजीद नहीं चलेगा और इंशाल्लाह हम लोग बहुत से ममालिक को साथ मिला के इंडिया को प्रेशराइज करेंगे और इंशाल्लाह जो कुर्बानियां दी हैं कश्मीर के लोगों ने, उनके बावजूद इंशाल्लाह वो रंग लाएंगे और इंशाल्लाह कश्मीर का मसला हल होगा। ठीक है, अली अमीन गंडापुर साहब साथ ही मौजूद रहेगा, चूंकि इस वक्त नादिर मीर साहब ने भी हमें साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नादिर मीर साहब, जिस तरीके से ओवरऑल अली अमीन गंडापुर साहब भी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन में इस हवाले से जिक्र था, आपने भी इस हवाले से ही इस कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू फरमाई। क्या समझते हैं, क्या ये फौजी तैनाती का ये जो मामला है ये एक पुरानी स्ट्रैटेजी थी, पुरानी प्लानिंग थी भारत की ऑलरेडी, ये इंस्टेंट तो नहीं हो सकता ये एकदम? देखिए, इस बात को जरा सिंपल कर देना, इंडिया इज द एनिमी ऑफ पाकिस्तान, अगर इसको आप समझ ले तो बाकी मसले हल हो जाएंगे। जब तक ये नहीं समझेंगे कोई डिस्कशन फ्यूटाइल है। और वो जो उसके बाद हो रहा है वो इट इज दैट कनेक्शन, दे आर ट्राइंग टू एनेक्स कश्मीर टोटली। पहले भी किया हुआ था ब्रूटैलिटी एंड जेनोसाइड, अब वो डबल कर रहे हैं, उसको लीगल फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल रहे हैं।
डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, आइडेंटिटी ऑफ कश्मीर चेंज करना चाहते हैं. This is not going to happen. Pakistan has got many cards and many options and they will be exercised. पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, कश्मीर इज पाकिस्तान एंड दैट्स इट. अगर वो इस तरह करेंगे तो करेंगे, उसके पर नतीजा जो निकलेगा वो सामने आएगा, जंग होगी. मैं पहले आपको बता रहा हूँ क्या होगा. सही. तो नादिर मीर साहब, आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ओवरऑल चूंकि मोदी जिसने अपनी ही फौज को अपने ही मकासद के लिए इस्तेमाल किया, अमीन गंडापुर साहब यही सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आना चाहूंगी नादिर मीर साहब की इसी गुफ्तगू को जो है वो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए. ठीक है, अलीमीन गंडापुर साहब से एक बार फिर राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओवरऑल इस कॉन्टेक्स्ट में जिससे नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस बात को वाज़ेह करना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर कि पाकिस्तान जो कि हमेशा से कश्मीर जो कि अपनी शहरग पाकिस्तान की रहा है और इस बात का बारहा जिक्र फरमाता रहा है. सैयद नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. सैयद नकवी साहब, ज़रा बताइएगा, मोदी साहब ने अपनी ही फ़ौज को जिस मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मईशत की कंडीशन को आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर, इस तमाम तर कॉन्टेक्स्ट में क्या कश्मीर का ये जो कार्ड है ये महज सिर्फ प्ले करने की कोशिश की जा रही है इस तमाम सिचुएशन के अकॉर्डिंग? ठीक है, सैयद नकवी साहब से भी एक बार फिर राबता अपना बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में चूँकि हम बात कर रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन पर, भारत की जानब से इस्तजारियत पर, तो डेफिनेटली एक मरतबा फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि कश्मीर के हुकूक पर डाका डाला गया है और भारत की ये जारहाना इकदाम जो कि बारहा इस सिलसिले में जारियत भारत करता हुआ है. जबकि इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर थोड़ा सा रिलेटिवली अगर देखा जाए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को, जबकि एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के बयानात को, तो हमेशा बारहा दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है. और अभी भी जिस तरीके से नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के पास अब भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पॉलिसीज़ हैं. अगर उन पॉलिसीज़ पर, उन स्ट्रैटेजी पर, उन हिकमत अमली पर अगर अमल किया जाए तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो अभी भी पाकिस्तान के पास लीगल फोरम्स पे मौजूद हैं, जिनके हवाले से ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में इस केस को डील किया जा सकता है. लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन में अब देखना यह है कि किस स्ट्रैटेजी पर और किस हिकमत अमली पर पाकिस्तान को प्रोएक्टिवली काम करना बड़ा ज़रूरी है. नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ है. मुझे दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.